अच्छा सर, हमने ये समझ लिया कि मटेरियल क्या चीज़ होती है, यानी वो चीज़ जो मेरे इकोनॉमिक डिसीजन और यूज़र को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे। फिर वो कहता ये है कि हर इदारे में मटीरियलिटी निकालने का तरीक़ाकार जो है वो कुछ अलग है। तो ज़रा सुकून और फोकस से समझिएगा। मैं ये कहता हूँ कि भाई लेट से हर इदारे का जो मकसद है वो अलग है। सर ये क्या बात कह दी आपने भाई, जैसे अभी आपने ऊपर कहा सर, आपने शेयर होल्डर को बोला कि भाई आपको क्या चीज़ फैसिनेट करती है अगर एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है। तो उसने कहा कि भाई प्रॉफिट। मैंने कहा एज अ थंब रूल आपको कितने परसेंट की डेविएशन बर्दाश्त नहीं होगी, उसने बोला 5%। तो हमने ये कहा कि भाई कोई भी मिसस्टेटमेंट अगर होगी और अगर वो करेक्ट नहीं हुई तो जाहिर सी बात है वो मैं कंसिडर करूंगा मटेरियल, क्योंकि वो मेरे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूज़र को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, पहली चीज़। फिर मैंने कहा कि ज़रा आए सोचते हैं कि क्या कोई और बेंचमार्क यूज़ हो सकता है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्क दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट मटीरियलिटी। फोकस होकर टारगेटेड आपने सुनना है लेक्चर भाई, कि जो मकसद है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा फोकस होकर सुनिएगा। वो कहता ये है कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यूज़ कीजिएगा जब जो एंटिटी है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जो हमने ऊपर बात की। आगे देखते हैं। वो कह ये रहा है कि भाई आप रेवेन्यू या ग्रॉस प्रॉफिट यूज कर सकते हैं व्हेन प्रॉफिट इज वॉलेटाइल। व्हेन प्रॉफिट इज वॉलेटाइल, अब मैं एग्जांपल देता हूं। मैं जैसे सर ऑडिट करता हूं ईएफयू हेल्थ का। अच्छा, क्योंकि मैं ईएफयू हेल्थ का ऑडिट करता हूं, क्योंकि मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे इसके बिजनेस की, तो हेल्थ का बिजनेस तो आपको नहीं पता ना कि भाई कितने क्लेम आएंगे, कितनी बीमारियां होंगी, ये सारी चीजें। तो हुआ ये कि जब से ये कंपनी बनी तब से लेके अब तक इसका जो प्रॉफिट है ना वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। अच्छा, प्रॉफिट के वॉलेटाइल होने का मतलब ये है कि लेट से मैं कहता हूं कि मैं लोगों से प्रीमियम तो ले रहा हूं। प्रीमियम इज टेक्निकली माई रेवेन्यू। प्रीमियम इज टेक्निकली माई, जानी क्या है ये, रेवेन्यू। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब मैं जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनसे प्रीमियम ले रहा हूँ इसलिए कि भाई कल को उन पे कोई अल्लाह ना करे मुसीबत आती है तो ये कंपनी क्लेम बर्दाश्त करेगी, यानी वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनका क्लेम मैं सेटल करूंगा, तो क्लेम एक्सपेंस हो गया मेरा। अब जाहिर सी बात है किसी साल में क्लेम ज़्यादा, किसी साल में क्लेम उससे भी ज़्यादा, और किसी साल में क्लेम कम। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि इस शेयर होल्डर के लिए, इस कंपनी के लिए, अच्छा बाज औकात कभी लॉस भी आ गया, कभी प्रॉफिट आया, कभी ब्रेक इवन हो गया, करीब करीब, यानी सर इस केस के अंदर मेरा जो यूज़र है वो किस चीज़ पे फोकस करेगा कि भाई उसका ऊपर प्रीमियम ज़्यादा हो। प्रीमियम ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी आएगा। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि जब मेरा प्रॉफिट वॉलेटाइल है, यानी वो स्टैटिक नहीं है, तो जब मेरा प्रॉफिट स्टैटिक नहीं है तो शेयर होल्डर को भी पता है कि भाई मेरा प्रॉफिट स्टैटिक नहीं है, तो वो उस पर खुद भी फोकस नहीं करेगा। तो जब बच्चों वो उस पर फोकस नहीं करेगा तो उसके लिए फिर अप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होगा, जो कि कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट नहीं तो एटलीस्ट वॉलेटाइल नहीं हो, इतनी टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो उसने कहा कि भाई यू कैन यूज रेवेन्यू एज अ बेंचमार्क। यू कैन यूज रेवेन्यू एज अ बेंचमार्क, आप ग्रॉस प्रॉफिट ले सकते हैं। ये सारी इलस्ट्रेशन, ये सारी एग्जांपल्स ऐसा की हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अब मेरा एक XYZ क्लाइंट है। अब उस क्लाइंट पे रिकरिंग लॉसेज हैं, तो भाई किसका फोकस होगा लॉस के ऊपर। तो उस केस के अंदर हम फिर करते ये हैं कि एज अ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस रेवेन्यू, यानी आप ग्रॉस प्रॉफिट को उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो या ग्रॉस रेवेन्यू ले लो। उस केस के अंदर हम रेवेन्यू ले लेते हैं क्योंकि वो इतना वॉलेटाइल नहीं होता। क्यों भाई, खुद देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप किसी, देखो इदारा स्पेसिफिक जाओ, मैं किसी इदारे में गया, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड है भाई, सीधी सी बात है, हर एक शेयर होल्डर का प्रॉफिट पे फोकस होगा, वो उसके लिए बेंचमार्क है। उसके अंदर 5% की कमी पेशी उसको बर्दाश्त नहीं होगी, बात सीधी सी है। अच्छा दूसरी चीज, फिर मैंने कहा मैं किसी एक ऐसे इदारे का ऑडिट करने गया जिसका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी लॉस, ये सारी चीजें। तो भाई फिर जाहिर सी बात है यूजर का फोकस उस पर नहीं होगा ना, यूजर का फोकस किसी दूसरे एरिया पे होगा विद इन दी एफएस, जिस पे उसका टारगेट होगा इंप्रूव करने का। तो वो कहता ही है कि भाई अप्रोप्रिएट बेंचमार्क देन कैन बी रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि उसका फोकस होगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर से ऊपर जाए ताकि मेरे नीचे जो बॉटम लाइन है, जो मेरी बॉटम लाइन है वो इंप्रूव हो जाए। तो सोली डिपेंड्स अपॉन कि भाई यूजर का फोकस क्या है, तो आपने बेंचमार्क अप्रोप्रिएट पिक करना है। ये बात याद रखिएगा, आगे सुनिए। फिर मैंने ये कहा
फिर मैंने ये कहा कि आप अज्यूम करें कि किसी एनजीओ का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपने तो FAR 1 में पढ़ा ही होगा यार, FAR 1 में नहीं भी पढ़ा तो खैर, कहीं भी जाओ किसी एनजीओ का ऑडिट भी करो, और चलो ऑडिट भी नहीं किया तो इतना तो पता है ना, बेसिक नॉलेज, कि भाई इस एनजीओ के पास जो पैसे आते हैं वो डोनर्स देते हैं, और डोनर जो पैसे देते हैं किसी मकसद पे खर्च करने के लिए देते हैं। तो क्या ये मानते हो कि एनजीओ का जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उस एनजीओ का पर्पस क्या होता है? टू मेक एक्सपेंसेस, टू मेक एक्सपेंडिचर्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो आपको नहीं लगता कि वहां पे कमाई पे तो फोकस ही नहीं होगा ना? वहां पे फोकस किस चीज पे होगा सर? वहां पे फोकस इस चीज पे होगा कि भाई जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सही जगह लगे हों। तो एक्सपेंडिचर्स के अंदर गलती बर्दाश्त नहीं होगी डोनर्स को। अब यहाँ पे यूजर कौन है? डोनर। तो वो कहता ये है कि भाई आप जब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लें, जब इदारे को ऑडिट करने जाएंगे, तो आप पहले ये देखें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर क्या है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर क्या, आपने ये देखना है। तो अकॉर्डिंगली जब आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर पता लग जाएगी, देन यू आर इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन कि भाई उसके लिए अप्रोप्रिएट बेंचमार्क और फोकस एरिया क्या है, जिसको बेस रख के आप मटीरियलिटी निकालेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक्सपेंडिचर वाली बात। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं कि कब हम नेट एसेट्स यूज़ करेंगे, और मैंने उसके आगे देखो लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स। पर सर इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो CA फाइनल के बच्चे भी होते हैं, अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट नहीं किया हुआ तो उनको ये बात हरगिज़ पता नहीं होती है। बहुत फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा मैं किसी म्यूचुअल फंड का ऑडिट करने गया, पर म्यूचुअल फंड के ऑडिट से पहले आप समझें कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। सर म्यूचुअल फंड्स टेक्निकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को क्या करते हैं सर? मैनेज करते हैं। सर इसकी एग्जांपल दें। मैंने ये कहा अज्यूम करो कि म्यूचुअल फंड ने पहली बार किसी से पैसे लिए तो कैश किया डेबिट, और मेंबर अकाउंट क्रेडिट, या सर यूनिट होल्डर अकाउंट क्रेडिट। इसने लेट से ले लिए 1 लाख रुपए। अब सर इसको आपने यूनिट होल्डर अकाउंट क्यों कहा? मैंने सामने वाले बंदे को ये कहा होगा कि भाई मैं आपको सबूत के तौर पे, जैसे कंपनीज शेयर इशू करती हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सर उसको यूनिट इशू किया, उसको यूनिट्स कहते हैं। अच्छा भाई, मैंने कहा भाई एक यूनिट 10 रुपए का है, तो मैंने उससे लिए हैं सर ₹1,00,000। तो मेरे पास कुल मिला के यूनिट्स आ गए 10,000। अब जरा बात को फोकस होकर समझिएगा। इस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने, यानी म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कैश को इन्वेस्ट कर दिया। इसने बोला ओके भाई, कैश हो गया क्रेडिट इन इट्स इंटायरिटी 1 लाख से, और इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट। क्योंकि जो बंदा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है उसके पास खुद की एक्सपर्टीज नहीं होती है। वो बोलता है भाई पूरा रिस्क विस्क ये देखेंगे और मुझे कमा के देंगे। कैसे कमा के देंगे वो सिखा रहा हूँ, सुनिएगा। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि भाई ये आ गई इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की। अब हुआ ये कि जैसे ही टाइम गुजरा तो इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो उसने 1 लाख रुपए की थी वो हो गई सर 1,30 की। तो सर इसने 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट डेबिट और सर फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट किया होगा सर कितने से? 30,000 रुपए से। ऐसा ही है, 30,000 रुपए का इसके पास गेन आ गया। अच्छा, जैसे ही इसके पास 30,000 रुपए गेन आया, तो वैसे हम जब भी कमाते हैं तो हम वो चीज कमा के कहाँ फेंकते हैं? रिटेन अर्निंग के अंदर। ऐसा ही है। तो जब हम रिटेन अर्निंग के अंदर फेंकते हैं तो ये पैसा अब किसका है? यूनिट होल्डर का। तो अब टेक्निकली यही म्यूचुअल फंड इस चीज को उठा के फेंक देगा कहां पे? यूनिट होल्डर अकाउंट के अंदर। तो सर अब टेक्निकली जब ये बैलेंस शीट बनाएगा ये म्यूचुअल फंड, तो सर इसकी किताब में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी कितने की? 1,30,000 की। और यहां पे नीचे लोग लिखते हैं रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर अकाउंट, या सर यूनिट होल्डर अकाउंट कितना? 1,30,000। और नीचे यूनिट्स बता देते हैं। नीचे यूनिट्स बता देते हैं। यूनिट्स कितने बताएगा ये? भाई 10,000 यूनिट इशू किए थे। अब जरा बात समझिएगा, इसको जरा फोकस से समझिएगा।
मैंने कहा 10,000 यूनिट इशू किए इसने। अच्छा बच्चों, जब 10,000 यूनिट इशू किए तो हमने एक निकालनी होती है इसकी नैव। नैव होती है नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो सर अब अगर मैं 130 को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो सर आप मुझे एक बात बताते हैं कि अब इसकी पर यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 13। यानी एक यूनिट पे इसने 3 रुपए का गेन कमाया। अब लेट से इस बंदे को अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को बेच के जाना है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेगा, यूनिट्स बेचेगा। तो 10 की इसने इन्वेस्टमेंट की थी, 10 के हिसाब से इसके यूनिट्स कितने हो गए? इसके यूनिट्स कितने हो गए? सर यूनिट्स तो अभी भी 10,000 ही हैं, पर उसके यूनिट्स की वैल्यू 13 हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस बंदे को खुदा के वास्ते फोकस होकर सुनना, इस बंदे को यानी जो इसका यूनिट होल्डर है इसका फोकस मेंबर अकाउंट पे होगा, क्योंकि जो भी कमाई करेंगे वो मेंबर अकाउंट में आके क्लब हो जाएगी, जिससे नेट एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जितनी नेट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी मेरी पर यूनिट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो मुझे गेन होगा। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि इस केस के अंदर मेरे यूजर का फोकस विल सोली बी ऑन नेट एसेट्स? क्योंकि यहाँ पे नेट एसेट्स का मतलब है जो भी बचा कुचा है वो यूनिट होल्डर का है। जो भी बचा कुचा है बच्चों वो किसका है? यूनिट होल्डर का है। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं जो भी कमाऊंगा मैं मेंबर अकाउंट में फेंक दूंगा? तो सर इसमें 1 लाख जो था वो मैं लगाए गए पैसे थे। अब जो भी कमाया वो मेरी नैव में यानी नेट एसेट वैल्यू के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। यानी लेट से अगर मैं इसके अंदर 20,000 और डाल दूं तो मैं कुल मिला के 50,000 कमा लूंगा। तो मैं जब एक 50 को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरी पर यूनिट की वैल्यू 15 आ जाएगी। यानी आपकी नेट एसेट की वैल्यू कब इंक्रीज होती है? जब जब आप कमाते हो, जब जब उसको नैव में इंक्लूड करते हो। यहाँ तक बात क्लियर है? तो सर आप मुझे बताएं कि जब आप म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट करने जाएंगे तो आपके लिए फोकस एरिया क्या होगा? सर आपके लिए फोकस एरिया होगा नेट एसेट्स। और एक और एग्जांपल देता हूँ। हुआ ये कि मेरा एक लॉस मेकिंग अकाउंट था। अच्छा, मेरा एक लॉस मेकिंग क्लाइंट था। सही है जी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलो बैंक था। अच्छा, बैंक्स में होता क्या है कि बैंक को ना एक रेशो मेंटेन करना होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। अच्छा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब ये होता है कि भाई उसके पास इतने सरप्लस एसेट्स होने चाहिए, सही है, लायबिलिटीज को होते हुए कि उनका जो एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी का रेशो है ना वो एक सर्टेन परसेंटेज हो टू सेट ऑफ लायबिलिटीज। ये बैंक की रिक्वायरमेंट है, वरना 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 लाइसेंस क्या हो सकता है? सर लाइसेंस रिवोक हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, आप लोगों ने आवाम से जो पैसा लेती है बैंक, तो उसकी क्या एंट्री बनाती है? कैश डेबिट और डिपॉजिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक के लिए कैश तो एसेट होता है पर उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी आती है ना। वो कहता है बेटा इतने सरप्लस एसेट्स रखना कि आप एडिक्वेटली अपने कैपिटल को इतना रखो कि आप उसमें से रीपे कर पाओ। यानी ऐसा नहीं हो कि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट्स कम हो। तो वो एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है कि जिसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, क्योंकि मैं आपको बैंक का ऑडिट नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ मटीरियलिटी। पर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर बैंक एक लॉस में है तो लॉस का मतलब समझते हो कि आपके पास ओवरऑल एसेट्स कम है और लायबिलिटीज़ हैं, तो इक्विटी नेगेटिव है। अब नेगेटिव इक्विटी है अगर बच्चों, तो भाई ये तो रेशियो तो ख़राब हो गया ना, आपका कैपिटल एडिक्वेट ही नहीं है, वो तो नेगेटिव है। तो उस केस के लिए जो कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया? सर इक्विटी को इंजेक्ट करना शुरू किया। सर इक्विटी इंजेक्ट का मतलब फर्दर शेयर परचेज करना शुरू किए, यानी फर्दर शेयर इशू किए कंपनी ने, और पैसे डाले और पैसे डाले, यानी शेयर कैपिटल को बढ़ाते रहे। क्यों? क्योंकि जो अक्यूमुलेटेड लॉसेज है मेरे, ताकि वो कैपिटल से सेट ऑफ हो। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 100 रुपए का कैपिटल है, 120 का आज तक का लॉस है, तो कैसे आया होगा भाई? लायबिलिटीज मेरी बढ़ती गई होंगी, मैंने पैसे नहीं दिए होंगे, एक्सपेंसेस होते गए होंगे। तो उस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, एसेट्स को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा। असल मैं लोन से पैसा ले लूँ भाई, लोन से पैसा लूंगा तो लायबिलिटीज और इंक्रीज हो जाएंगी, मेरे नेट एसेट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इस केस के लिए शेयर होल्डर्स विल स्टार्ट गिविंग इक्विटी टू द कंपनी, टू द बैंक, ताकि उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन हो जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ,
इस गेम के अंदर जो मैंने आपको पूरी कहानी सिखाई, ये एंटिटी लॉस मेकिंग एंटिटी है, पर यहाँ पे आप रेवेन्यू क्यों नहीं ले रहे एज अ बेंचमार्क? भाई रेवेन्यू इसलिए नहीं ले रहे, रेवेन्यू इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मेरे शेयर होल्डर का फोकस कहाँ पर है? इक्विटी के ऊपर है कि ये नहीं हिलनी चाहिए, ये पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो सर इस केस में मैंने आपको एक बातों बातों में एग्जांपल दी कि देयर इज द पॉसिबिलिटी कि एक कंपनी लॉसेस में भी हो तब भी आप इक्विटी पे जाएंगे अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू। तो सर आई होप दिस इज क्लियर, दीज आर द वेज टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। बात क्लियर है? चलें वापस से, मैंने कहा मैं किसी कंपनी को ऑडिट करने गया और मुझे एक रीजनेबल अश्योरेंस देनी है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपको पहले मिसस्टेटमेंट सिखा दे, फिर मैंने कहा व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय मटीरियल? मटीरियल वो चीज़ होगी जो कि मेरे इकोनॉमिक डिसीजन और यूजर को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ आपके लिए अप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या है? इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी रेवेन्यू, इट कैन बी ग्रॉस प्रॉफिट, इट कैन बी एक्सपेंडिचर, इट कैन बी इक्विटी। बट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस इट इज अ जजमेंटल कॉल। आपने जजमेंट को एक्सरसाइज करना है कि भाई कौन सा एरिया है जो यूजर का फोकस एरिया है। अब बात समझिएगा सर, फिर वो कहता ये है कि जब आप ये समझ गए कि बेंचमार्क उठा लिया, तो बेंचमार्क और रेट या परसेंटेज का एक रिलेशन है आपस में। अब लेट्स से मैं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज अ बेंचमार्क ले रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो कहता ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एज अ थंब रूल 5% लिया जाता है। पर वो कह रहा है कि जब आप रेवेन्यू एज अ बेंचमार्क ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको भी 5% से मल्टीप्लाई कर दें, गलत। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू को एज अ 5% लेंगे तो रेवेन्यू तो बहुत होता है, वो तो कट पिट के मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट बचता है, तो आप तो बोलेंगे कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस केस के अंदर रेंज होती है, इस केस के अंदर बच्चों क्या होती है? रेंज होती है। वो कहता ये है कि भाई 0.5% से लेके 1% तक की रेंज में आप रखिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा रिस्की कंपनी है, अब ज़रा काम की बात करते हैं, अब ज़रा काम की बात करते हैं, ये बड़ा अहम लेक्चर है। अगर मैं कहूँ ज़्यादा रिस्की कंपनी है, मतलब मुझे भाई एक एक, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ भी मेरे शेयर होल्डर के लिए क्या है? मटीरियल है। तो जो मेरी परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ मटीरियलिटी विल रिड्यूस। ये बात आपको समझनी होगी। भाई मैंने कहा पहला पंगा तो बेंचमार्क का है, पहले बेंचमार्क को पकड़ो, बेंचमार्क पकड़ लिया, फिर देखो परसेंटेज कितनी लगानी है। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इतना रिस्क नहीं दिखता, तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये बोलूँगा कि भाई जो सामने वाली कंपनी है इसके शेयर होल्डर का जो थ्रेशोल्ड है मटीरियलिटी का वो ज़्यादा होगा, तो आई कैन प्लेस अ हायर परसेंटेज, बट विद इन दिस पैरामीटर। तो मैं कहता हूँ कि अगर भाई एक रिस्की कंपनी है और मुझे लगता है कि वहाँ पे मिसट्रीटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं अपनी मटीरियलिटी को कम से कम रखूंगा। तो उसके लिए परसेंटेज क्या करूँ? कम कर दूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा छोटी से छोटी चीज़ भी मटीरियल है, मैं किसी चीज़ को गलत होने नहीं दूंगा। तो these are the type of benchmarks and the percentages that you need to consider while determining materiality. अच्छा, तो सर अब अगर मैं आपको बात कहूँ, क्या आप हमेशा 5% लेंगे? नहीं सर, डिपेंड्स अपॉन कि आपका बेंचमार्क कितना बड़ा है। अगर बेंचमार्क बड़ा है तो आपकी परसेंटेज क्या होगी? कम होगी, उसकी भी रेंजेस हैं। पहले बताओ, बात क्लियर है? अच्छा भाई सर, यानी अब जब मैं ऑडिट शुरुआत करता हूँ तो मेरा मकसद मुझे पता होता है ना, कि ऑब्जेक्टिव टू इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। देन मैं सबसे पहले मटीरियलिटी निकालता हूँ कि भाई व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय मटीरियलिटी, कि एक शेयर होल्डर के लिए उस कंपनी में मटीरियलिटी क्या है। इट कैन बी बेस्ड ऑन, अब बात करते हैं काम की बात, it can be based on profit, it can be based on expenditure, it can be based on revenue, gross profit, equity, net assets। मैंने आपको हर तरीके की एग्जांपल दी। अब आगे सुनो, वो कहता है ये है, बाज औकात, बाज औकात जब आप एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी के अंदर मटीरियलिटी निकाल रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट नॉर्मल ना हो, वो प्रॉफिट नॉर्मल ना हो, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज हो, एबनॉर्मेलिटीज। मैंने कहा यार ये बात नहीं समझ आई।
ये बात नहीं समझे, समझाओ। मैंने कहा जाए सर, मैंने कहा सर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सुनिएगा, मेरे पास मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 120 मिलियन का, तो मैं इस पे 5% लगाने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, क्या कोई अनयूजुअल वन ऑफ गेन तो नहीं है इसके अंदर? क्या कोई अनयूजुअल वन ऑफ गेन तो नहीं है इसके अंदर? तो मैं बोलूंगा कि भाई लेट से एग्जांपल दें, मैंने एक एक बहुत बड़ा प्लांट बेचा इस साल, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट प्लांट को डिस्पोज किया, तो वो गेन तो इस साल आया ना, वो गेन तो इस साल आया है। या तो आप अगर उसके अंदर उसको रहने देंगे तो आपकी जो मटीरियलिटी है वो ज़्यादा आएगी, यानी हम फिर ये समझेंगे कि शेयर होल्डर को इतना बड़ा रिस्क एपेटाइट है तो वो इतनी मटीरियलिटी यानी इतनी गलती को बर्दाश्त करेगा। नहीं भाई, गलत है। आप उसको हटाओ, वो तो वन ऑफ है, वो तो पिछले सालों में कभी आया ही नहीं होगा, तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं यहाँ से हटा दूंगा क्या चीज़ सर, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब लेट से मैंने कहा 40 मिलियन है वो, मैंने कहा सर ये बच गया मेरे पास 80 मिलियन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एक लिटिगेशन चली थी पिछले सालों में, नहीं थी लिटिगेशन, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ हुआ था, कम हुआ हुआ था, तो भाई जब मेरा उसका प्रॉफिट कम हुआ हुआ था वो तो एक एबनॉर्मेलिटी है ना। उस जो वो आपका जो भी लिटिगेशन आप हार गए उसके जो आपने एक्सपेंस बुक किया हुआ उसको ऐड बैक करो, उसको ऐड बैक करो, क्योंकि भाई वो एबनॉर्मल चीज़ है, वो रूटीन चीज़ नहीं है। शेयर होल्डर तो ये कहता है कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर 5% मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो उससे तो एक डिसीजन मेकिंग डिस्टॉर्ट होती है। तो वो कहता है यू नीड टू मेक योर प्रॉफिट्स नॉर्मलाइज, अगर उसके अंदर क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। ऐसा है। चलिए जी सर, फिर ये रीड कर लेते हैं, ये कहता क्या है सर, ये कहता ये है, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर में नीड टू नॉर्मलाइज द प्रॉफिट ड्यू टू वन ऑफ ट्रांजैक्शंस। बात क्लियर है? तो सर अब तक क्या सीखा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मटीरियलिटी क्या होती है, मटीरियलिटी किस चीज़ पे बेस होती है, और परसेंटेज क्या यूज़ करनी है। बात क्लियर है सर? तो आई होप आप किसी कंपनी में जाएंगे अगर ऑडिट करने के लिए, तो यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ कि मुझे बेंचमार्क कौन सा यूज़ करना है। ऐसे ही नहीं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा लिया, यू नीड टू सी के इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूज़र क्या है। जज़ाकल्लाह।